स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम और नील्स बोहर का सिद्धांत पढ़ा था। अब नील्स बोहर के सिद्धांत के बाद में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने परमाणु की संरचना को क्वांटम सिद्धांत के आधार पर निर्धारित किया। तो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर परमाणु की जो संरचना है उसको और उसके बारे में कुछ और साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जिनके अंदर सबसे पहले आता है डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली जो था उसने द्रव्य की प्रकृति के बारे में बताया था, या हम कह सकते हैं कि द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया था। द्रव्य की द्वैत प्रकृति में उसने द्रव्य जो है वो इलेक्ट्रॉन को माना था। तो 1924 में डी ब्रॉगली ने द्रव्य के द्वैत व्यवहार का प्रतिपादन किया। द्वैत का मतलब कि जो द्रव्य के जो कण हैं या पदार्थ के जो कण हैं वो दो तरीके का व्यवहार करते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो वो कण की तरह भी व्यवहार करते हैं और तरंग की तरह भी व्यवहार करते हैं। तो इसमें बताया गया कि विवर्तन, व्यतिकरण आदि घटनाएं प्रकाश की तरंग प्रकृति के द्वारा ही समझाए जा सकते हैं, जबकि कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि घटनाएं जो हैं वो प्रकाश की कणीय प्रकृति द्वारा समझाए जा सकते हैं। तो डी ब्रॉगली ने प्रस्ताव दिया कि यदि प्रकाश की प्रकृति कण और द्रव्य दोनों की तरह ही होती है तो उसी प्रकार यह द्वैत प्रकृति द्रव्य के लिए भी सत्य होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए भी ये सत्य होनी चाहिए। तो इस प्रकार द्रव्य की द्वैत प्रकृति को अति सूक्ष्म पिंडों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणुओं, अणुओं, सूक्ष्म द्रव्य कणों आदि पर भी लागू किया जा सकता है। तो डी ब्रॉगली का जो संबंध है उसको आप देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। डी ब्रॉगली के अनुसार द्रव्य के कण तरंग के रूप में बहते हैं, मतलब कि कण जब चलते हैं तो वो तरंग के रूप में बहते हैं, और द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य द्रव्य कण के संवेग के विलोमानुपाती होता है। ये उसने जो है समीकरण दी थी। अब देखिए, डी ब्रॉगली ने प्लांक व आइंस्टीन समीकरण की सहायता से द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने हेतु समीकरण की स्थापना की। प्लांक की समीकरण है E बराबर h न्यू। प्लांक ने ये कहा था कि जो किरणें हैं या तरंगे हैं, वो तरंगें जब चलती हैं तो वो सतत रूप से नहीं चलती, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती हैं, और उन छोटे छोटे पैकेट्स को क्वांटा कहा जाता है, और एक क्वांटा की ऊर्जा जो होती है E बराबर h न्यू होती है। ठीक है। इसके बाद में आइंस्टीन ने फिर किसी पार्टिकल के लिए एनर्जी जो है ऊर्जा को ज्ञात किया था, और वो होती E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर और E बराबर h न्यू दोनों को बराबर रखने पर h न्यू बराबर हो जाता है mc स्क्वायर। तो h न्यू बराबर mc स्क्वायर जो है उसमें हम न्यू की वैल्यू रख देते हैं। न्यू बराबर होता है c बटा लैम्डा, ये साथ में दिया हुआ है। तो न्यू की जगह c बटा लैम्डा रखने पर c से c कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बचेगा, h अपॉन एम सी। तो h अपॉन एम सी जो है इसी को ही डी ब्रॉगली समीकरण कहा जाता है। यहाँ पर m जो है वो किसी भी फोटोन का द्रव्यमान है, और c जो है वो प्रकाश का वेग है। ठीक है। अब आगे देखिए, डी ब्रॉगली ने समीकरण 3 को द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए c के स्थान पर द्रव्य कण का वेग v रखते हुए निम्न सूत्र दिया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। अब जो m है, देखिए ये m है जो इसमें वो द्रव्यमान है किसी भी कण का। ठीक है। तो m और v दोनों को मिलाकर जो है p बनता है, जिसको कि हम संवेग बोलते हैं। mv बराबर p होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम mv की जगह p रख सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन p, या लैम्डा समानुपाती होगा 1/p के। इसी प्रकार से लैम्डा जो है 1/mv के भी समानुपाती होगा, या मैं ऐसे कह दूं कि mv के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो देखिए, इसमें जो m है वो मास है, यानी कि किसी भी कण का द्रव्यमान जितना कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य उसकी जो उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि लैम्डा उसके लिए उतना ही ज़्यादा होगा। ऐसे ही जैसे m अगर कम हो, m ज़्यादा हो, अगर किसी कण का द्रव्यमान ज़्यादा हो तो उसके लिए तरंग दैर्ध्य जो है वो कम होगा। ठीक है, यानी कि एक दूसरे का उल्टा संबंध है। तो जैसे हमने क्रिकेट की बॉल है, क्रिकेट की बॉल की अगर बात करें, या हम बड़े कणों की बात करें, पृथ्वी की ही बात कर लें, पृथ्वी की एक बहुत बड़ा पिंड है, तो इसका मास जो है या इसका द्रव्यमान क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा द्रव्यमान होने की वजह से
इसका तरंग दैर्ध्य पृथ्वी का बहुत कम होगा, तो इसलिए ये जो है तरंग की तरह व्यवहार नहीं करेगी। लेकिन अगर m को कम कर दिया जाए, m को अगर हम बहुत सूक्ष्म कर दें, यानी कि इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर इसकी जगह रखा जाए 9.1 × 10⁻31 kg, तो फिर उसके लिए लैम्बडा की वैल्यू जो है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो तरंग की तरह व्यवहार करेगा। अब इसीलिए गतिशील द्रव्य कण के तरंग दैर्ध्य की तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के विलोमानुपाती होती है। यह समीकरण इलेक्ट्रॉन तथा इसके बराबर के अन्य कणों के लिए सत्य पाया गया तथा इससे संबद्ध तरंगों को द्रव्य तरंगें कहते हैं। बड़े कणों के लिए सहति अधिक होने से तरंग दैर्ध्य का मान नगण्य हो जाता है और इसकी उपेक्षा की जा सकती है। अब देखिए कण और तरंग में फ़र्क क्या होता है। कण स्थानीकृत होता है, अर्थात अंतरिक्ष में इसकी एक निश्चित स्थिति होती है, यानी कि कण की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, यानी कि उसका कोई ना कोई आयतन होता है। जबकि तरंग जो है वो अस्थानीकृत होती है, वह अंतरिक्ष में फैली रहती है। किसी एक कण द्वारा अंतरिक्ष में एक निश्चित स्थान घेरा जाता है और कोई दूसरा कण यह स्थान प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा होता है ना। स्थान जो है जो उसके द्वारा घेर लिया गया उसको दूसरा कण उस वक्त नहीं घेर सकता। जबकि अंतरिक्ष में दो तरंगें एक ही स्थान पर साथ साथ रह सकती हैं, जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें। एक ही क्षेत्र में दो कणों में व्यतिकरण संभव नहीं है, जबकि एक ही क्षेत्र में तरंगों में व्यतिकरण हो जाता है, जिससे प्राप्त परिणामी तरंग छोटी या बड़ी होती है। ठीक है, जो कण है इनको गिना जा सकता है, जबकि तरंगें जो हैं उन्हें गिना नहीं जा सकता। तो ये इसके अंदर जो है वो इसके अंतर होते हैं। तो ये डी ब्रोगली का जो सिद्धांत है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आज एक ही आपको कंसेप्ट इसमें करवाया है कि डी ब्रोगली के अंदर हम ये जान पाते हैं कि कौन सा कण तरंग की तरह व्यवहार करेगा और कौन सा कण तरंग की तरह व्यवहार नहीं करेगा। जैसे ये संबंध जो था 1/mv वाला, लैम्बडा समानुपाती 1/mv, तो इस संबंध में आप देख रहे हैं कि जो द्रव्यमान है वो तरंग दैर्ध्य के बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा तरंग दैर्ध्य उतना ही कम होगा, और तरंग दैर्ध्य अगर द्रव्यमान को कम कर दिया जाए तो तरंग दैर्ध्य उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किस प्रकार के कण तरंग की तरह व्यवहार करेंगे और कौन से कण तरंग की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, ये उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और द्रव्यमान से ही किसी भी कण के तरंग दैर्ध्य का निर्धारण होता है। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। डी ब्रोगली सिद्धांत जो है इतना ही है, और यहाँ ये आपको नोट कर लेना है। थैंक यू।